नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर भारत सरकार का जो अभी भी जो स्टैंड है वह देश की कृषि की तो बात करता है, लेकिन देश के किसानों के प्रति अभी भी हमदर्दी नहीं बना पाया है। दोस्तों, अभी अभी देश में आम बजट पेश हुआ और उस आम बजट की तमाम घोषणाओं में एक प्रमुख घोषणा यह थी कि भारत सरकार एक नया सेस लगाएगी, यानी एक नया कर या अधिभार लगाएगी और उस अधिभार के तहत वह अधिभार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाएगा और जिसके जरिए उस अधिभार का भार उपभोक्ताओं पर न डालकर कहीं न कहीं उसे एक्साइज के जरिए क्रॉस सब्सिडाइज किया जाएगा या क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा और सरकार उससे जो राशि वसूलेगी वह खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। दोस्तों, यह एक ऐसा मौजू था जिसे मैंने अपने पिछले बजट के कार्यक्रम में जिसे मैं नहीं ले पाया, क्योंकि यह बजट भाषण के अंत में यह घोषणा की गई थी और इस घोषणा के तहत यह जो शेष है एक तरह से बजट में ये करीब चौथा या पांचवा शेष है जो भारत सरकार ने इस सेक्टर में पर्याप्त राशि इकट्ठी करने के लिए एक तरह से उसका प्रावधान लाया है। दोस्तों, पहली बार जहां तक मुझे स्मृति आती है, मुझे स्मरण होता है कि वाजपेयी सरकार ने अपने NDA-1 के राज में 1999 से 1904 के बीच में एक सेस लगाया था। वह लगाया था एक तरह से वो हाईवेज को लेकर के वो सेस था, जिसके तहत प्रति लीटर डीजल पर 75 पैसे का एक अधिभार लगाया गया था और उसके जरिए जो पैसे प्राप्त किए जाने थे वो देश में राजमार्गों के विकास पर खर्च किए जाने थे और उससे अच्छी खासी राशि इकट्ठी हुई और देश में राजमार्गों के निरंतर विकास की प्रक्रिया एक तरह से उसी दौर से शुरू हुई। दोस्तों, उसके बाद यूपीए सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिभार लगाया गया, एजुकेशन सेस। वह भी शायद टैक्स के राशि पर करीब 2%, जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पर 2% का वो अधिभार लगाया गया और उस अधिभार के जरिए वसूली जाने वाली राशि को सर्व शिक्षा अभियान के लिए फाइनेंस किया गया और उसके जरिए पैसे की आवक में, शिक्षा के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी दर्ज हुई और सर्व शिक्षा अभियान के जरिए देश में न केवल स्कूलों का नेटवर्क बढ़ा बल्कि स्कूल में शिक्षकों की भी भारी नियुक्तियां की गई और देश में प्राइमरी लिटरेसी का रेशियो भी उससे बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों, तीसरा सेस जो हमारे नजर में याद आता है वह मोदी सरकार ने ही सफाई के नाम पर लगाया था, यानी कि देश में एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके जरिए देश में ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों को स्थापना पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। करीब 11 से 12 लाख नए शौचालय निर्मित किए गए और इसके तहत ये जो राशि जो करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च की जानी थी उसमें सफाई सेस को एक तरह से माध्यम बनाया गया। और चौथा, यह एग्रीकल्चर सेस जिसकी बजट में घोषणा की गई है वह लाया गया है और कहीं न कहीं यह माना गया कि इस सेस लाने के पीछे सरकार का मकसद किसानों को खुश करना था। दोस्तों, बताते चले कि जब से किसान आंदोलन हुआ है तब से मैं करीब आधे दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम इस पर बना चुका हूं और भारतीय कृषि के उन तमाम पक्षों को लेकर के, जिन पक्षों को लेकर के सार्वजनिक डोमेन में विमर्श नहीं किया जाता, यानी कि आंदोलन और हड़तालों को लेकर के भी जितने कवरेज हुए हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में, वो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल एंगल को लेकर के ज्यादा हुए हैं। किसान नेताओं के जरिए भी जो बातें कही गई हैं वह कानून को हटाने की बात तो कही गई है, लेकिन उस कानून के विकल्प की बात नहीं करी गई, जबकि किसान का सबसे बड़ा मुद्दा लाभकारी मूल्य देना है। उस मुद्दे को किसान संगठनों ने भी प्राथमिकता में नहीं रखा और कहीं ना कहीं उन कानूनों को रद्द करने की बात कही और सरकारों ने भी यह बार बार यह जवाब दिया कि आप क्लॉज बाय क्लॉज बताइए कि इस कृषि कानून में क्या कमियां हैं, क्या दोष है, तो हम उसे बदलें। और एमएसपी के जरूरी सवाल को सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि एमएसपी जारी थी,
यानी कि दोनों ने इस मुद्दे का असल पक्ष नहीं रखा। चाहे किसान संगठनों ने लाभकारी और एमएसपी के गारंटी कानून को और समय पर भुगतान को उनको पहला मुद्दा बनाना चाहिए था, तो वो ये न कर पाए, और सरकार को एमएसपी की मांगों को लेकर के सरकार किसानों की बात सुननी थी और अपने कानून का बचाव करना था, तो उसने भी ये बात नहीं किया। दोस्तों, कुल मिलाकर के जो खेती के जो मुद्दे उभरते हैं वो ये उभरते हैं कि हमने पिछले 74-75 साल में देश की खेती को लेकर के खूब चिंतन किया। सरकारों ने देश की कृषि को बेहतर बनाने के लिए जितने संभव हो सकते थे वो प्रयास किया, यानी कि खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या किसानों को लागत देने के लिए, इनपुट देने के लिए तमाम तरह की सब्सिडी के जरिए और अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन और प्रलोभन देने की बात किसानों के लिए, कृषि के लिए की गई। लेकिन ये सारे उपाय कृषि के लिए थे, किसानों के लिए नहीं थे। और आज जो देश में जो आंदोलन हो रहा है वो देश की कृषि के लिए नहीं हो रहा है, देश के किसानों के लिए हो रहा है। दोस्तों, इस अंतर को हमें समझना होगा कि हमारे देश में आज जो मुद्दा है वो किसानों को लाभकारी मूल्य देने का है। देश की कृषि में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का मुद्दा पहले जरूर प्रबल था और आज भी यदि सरकारें उसे प्राथमिकता में दे रही हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु मुद्दा यह है कि अब कृषि के साथ साथ किसानों के मुद्दे को भी पहली प्राथमिकता में रखा जाए। अगर हम कृषि की आधारभूत संरचना को अगर बाजार के जरिए भी मुहैया करते हैं तो यह गलत नहीं है, यह किसानों को नुकसान नहीं करेगा अगर हम उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करते हैं। अगर हम किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं प्रदान कर अगर लगातार कृषि की आधारभूत संरचना का वो भावुकता भरा जुमला देते रहेंगे, सरकारें दावा करती रहेंगी कि हमने कर्ज की राशि बढ़ा दी, हमने बीज खाद की सब्सिडी बढ़ा दी, हमने नीम कोटेड यूरिया बढ़ा दिया, हमने मिट्टी की जांच बढ़ा दी, हमने मैकेनाइजेशन बढ़ा दिया, हमने मंडी को जो है इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर दिया, तो इन मुद्दों से किसानों को एक्चुअल में क्या फायदा मिल रहा है? मैं ये चाहता हूं कि देश के वो कथित कृषि विशेषज्ञ इस बात का खुलासा करें। जो मैं ये आज कार्यक्रम में मैंने जो एग्रीकल्चर सेस लाने की बात कही, वह एग्रीकल्चर सेस के जरिए जो पैसे आएंगे सरकार कहीं ना कहीं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने जाएगी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करके कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करके और अपने द्वारा एमएसपी में खरीदारी करके वह सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के जरिए पॉलिटिकल पॉपुलिज्म तो ले लेगी, लेकिन देश के 15 करोड़ परिवारों से जुड़े 80 से 90 करोड़ आबादी की आर्थिक सुरक्षा को लाने का कार्य नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज आप किसानों से भी बात करें तो जाति तौर पे हर किसान कहता है कि आप हमें बिजली बिल ना दो, बिजली बिल माफी ना करो, कर्जे माफी ना करो, हमें तमाम तरह की रियायतें ना दो, लेकिन हमारे दाम बेहतर दो। मुझे लगता है कि किसानों को ये एक बेहतर सद्बुद्धि आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक इस देश में किसानों के आंदोलन का जो सारा मोमेंटम था वह कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के हितों की कीमत पर अपने इनपुट को या तो सब्सिडी के जरिए लेना था या उस इनपुट को बिजली माफी, कर्ज माफी के जरिए अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। और किसानों में केवल अमीर किसानों के फायदे की ये बातें हुआ करती थीं। मिसाल के तौर पे अभी देश के 3 राज्य में किसानों के लिए बिल्कुल फ्री बिजली दी जाती है, पंजाब, मध्य प्रदेश और 1-2 और राज्य हैं, शायद हरियाणा। इन 3 राज्यों में बिजली फ्री दी जाती है। हमें नहीं लगता कि बिजली फ्री दे करके हम किसानों का बहुत भला कर रहे हैं। हम किसानों को फ्री बिजली दे करके और तमाम और कर्जे माफी करके उन्हें जो है एक तरह से बैसाखी पकड़ा देते हैं। उन्हें हम किसी भी रूप से अर्थव्यवस्था का हितैषी नहीं बनाते हैं और उनके उत्पादों को अंडर प्राइस करके, उनके उत्पादों का समय पर भुगतान नहीं करके उन्हें हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी अपने पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के जरिए किसानों के उन मुद्दे को टेकअप किया
जिन मुद्दों के जरिए उन्हें राजनीतिक फायदा हो, परंतु उन मुद्दों के जरिए किसानों के आर्थिक हितों का फायदा होने की बात नहीं कभी दिखाई पड़ी। तो ऐसे में आज ये सवाल फिर उभरा है कि एग्रीकल्चर सेस के बहाने भारत सरकार कुछ 100 करोड़ रुपए की वसूली या फंड का उपाय तो कर लेगी, लेकिन क्या इससे हमारा किसान समुदाय खुश हो पाएगा? हमें लगता है एक कृषि अर्थशास्त्री होने के नाते, खेती को जमीनी स्तर पर देखने के नाते और देश की अर्थव्यवस्था और उसमें कृषि की जो स्थिति और परिस्थिति है उसका स्टेटस देखने और समझने के नाते हमें लगता है कि पूरे भारत सरकार को एग्रीकल्चर पॉलिसीज के जितने डायमेंशन हैं, उसके जितने परसेप्शन और पर्सपेक्टिव हैं, उसमें अब कृषि से किसानों की ओर शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। जब इतना लंबा आंदोलन चला, जब राजनीतिक तौर पे इस मोदी सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 26 जनवरी का वाकया हुआ, फिर उसके बाद में विदेशों से ट्वीट आई, उसको लेकर के सरकार काफी घबरा गई। फिर उन्होंने अपने देश के सेलिब्रिटीज को कहा कि आप काउंटर ट्वीट लाएं और अपने इस देश की इज्जत और मान और सम्मान को बचाने में मदद करें। दोस्तों, हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों से भटक रही है, विषयांतर कर रही है और अपना राजनीतिक नुकसान भी उठा रही है। दोस्तों, ये भी बात सही है कि आज किसान आंदोलन के बहाने जो देश के सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, वो खालिस्तानी मूवमेंट वाले हों या अलग तरह के अलगाववादी हों, उन्हें कहीं ना कहीं मौका मिला है और वो तत्व अपने आप को एक तरह से एक्टिव करने का अवसर ढूंढ सकते हैं। परंतु इस आरोप के बहाने या इस प्रसंग को ला करके हम देश की 80 करोड़ आबादी के आर्थिक हितों से जुड़ी उस मसले को, जो मसला पिछले 55 सालों से चला आ रहा है, उसे हम एक तरह से बेमानी नहीं बता सकते, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते और उन्हें कहीं ना कहीं हम नेपथ्य में नहीं ला जा सकते। हमें लगता है कि भारत सरकार को पुनः यह सद्बुद्धि जगनी चाहिए कि वह फैसला क्यों नहीं करती जिसके जरिए ना तो उसके खजाने पर चपत लग रही है, ना ही जिसके जरिए अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। केवल वह कॉरपोरेट निवेश को कृषि के फसल उपरांत प्रबंधन में बुलाने के जरिए वह कॉरपोरेट को उस कृषि की स्थिति का एक तरह से पूरा मौका देने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वह मौका जो हर खेती सीजन में जो दामों में भारी गिरावट आती है, उन गिरे हुए दामों में कॉरपोरेट को खरीदने की पूरी छूट देकर उनके मुनाफे को बढ़ाने का और कृषि उत्पाद में उनके निवेश लाने का एक तरह से प्रोत्साहन उसकी प्राथमिकता में चला गया है। तो दोस्तों, किसान इस देश का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेक्शन भी है और इस बात को कोई भी समझदार राजनीतिज्ञ भली भांति समझता है। और किसान आंदोलन के नेताओं ने भी कहा है कि हम एक बड़े वोट बैंक हैं, कॉरपोरेट के चंदे से हमारा वोट ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा कीमती है। ऐसे में मोदी सरकार को यह सद्बुद्धि जगनी चाहिए कि वह एक ऐसा फैसला ले जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए सबका भला छिपा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन छिपा है। तो दोस्तों, इस एग्रीकल्चर सेस के बहाने भारत सरकार कहीं ना कहीं उसी कृषि नीति की पुरानी लीक पर चलने का कार्य कर रही है, जिस लीक पर आज तक हम चलते आ रहे थे। कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में एक नई पॉलिसी रिजीम लाने की जरूरत है। वह पॉलिसी रिजीम जो देश में कृषि को बेहतर बनाने के साथ साथ किसानों की भी माली हालत को बेहतर करे, और यानी कि वह माली हालत जो देश की 60% आबादी केवल 15% जीडीपी में योगदान कर पाती है, जिस माली हालत से हमारी ऑक्यूपेशनल इम्बैलेंस का पता चलता है, वह इम्बैलेंस बैलेंस हो, यानी कि 60% आबादी जीडीपी में 60% का योगदान करे या कृषि में केवल 15% आबादी रह करके फिर 15% का योगदान करे, तब ये बात समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पेशे का पूरा डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और कृषि के निवेश के साथ साथ किसानों के, कृषकों के भले की वह पॉलिसी रिजीम लाने की जरूरत है। दोस्तों, इसी नोट के साथ
मैं ये अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको किसी भी अगर कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। मैं ये आपसे बार बार अनुरोध नहीं करता कि आप मेरे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें। ये मैं आपके एक तरह से विवेक पर और आपकी समझदारी पर और आपके पसंद पर मैं छोड़ता हूं कि अगर यह कार्यक्रम आपको सचमुच में एक निष्पक्ष पर्सपेक्टिव का लगता है, न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष, यानी कि न सत्य और अर्ध सत्य, यानी कि तीनों पक्ष, हम इन दो कसौटियों पर ही इस कार्यक्रम का एक तरह से शुरुआत हमने किया है और इसी कसौटी पर हम आगे भी अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हमें इस बात का एक तरह से मनोबल बढ़ेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और इस कार्यक्रम को हम उतने ही तीखे, दमदार और धारदार तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे और पब्लिक डोमेन के वो सारे मुद्दे आपके सामने विमर्श करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, फिर किसी मुद्दे के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।